अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा सलाम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा सबक मिलेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी एंड मुझे तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी री नीट और स्कैम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड नीट 2025 वाले बच्चे लग चुके हैं अपनी तैयारी में। तो मैं वही बता दूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए एंड ट्रस्ट मी, जो मैं बता रही हूँ यही करना। एंड और इन सब चक्कर में मत पड़ना कि बहुत सारी चीज़ें कर लें, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है, अभी स्टार्टिंग है ना, तो आपको लग रहा है बहुत टाइम है, बट टाइम यूँ ख़त्म हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा एंड लास्ट में जाके फिर रियलाइज़ हुआ कि गलत कर दिया स्टार्टिंग, फिर लगेगा एक और ड्रॉप लेने। तो ये सब मत पढ़ना इन सब चक्करों में एंड एक सीक्वेंस फॉलो करो कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, कि माइंड में रखो आपको हाँ ये चीज़ें करनी है। ऐसे रेंडमली कुछ भी मत करना। इसमें ये होता है कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं जब आप करते ना, तो आपका सिलेबस भी ख़त्म नहीं हो पाता अच्छे से एंड रिवीजन भी नहीं हो पाती। देखिए ऑर्गेनाइज तरीके से चलना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है, ऐसे रेंडमली कुछ नहीं करना। हर कोई यही चीज़ फॉलो करता है जो मैं भी बताने वाली हूँ, ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं फॉलो करती। तो ट्रस्ट कर लेना मैं जो बता रही हूँ उस पर एंड मेक श्योर अभी आप फॉलो कर लो, इसे फिर पता चले आप फिर लास्ट में जाके फिर वही चीज़ें चलें कि नहीं कर पाया स्टार्टिंग, नहीं कर पाई स्टार्टिंग में तो चीज़ें रह गई, नहीं सिलेबस हो पाया, नहीं चीज़ें रिविज़न हो पाई। तो फिर अभी तो टाइम है तो अभी समझ जाओ और दूसरों की गलतियों से सीखो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप खुद मिस्टेक्स करके सीखो एंड मैंने करी है गलतियाँ अपने टाइम में, तो मुझे ड्रॉप लेने पड़ गए इतने एंड तो वो गलती आप ना करो। देखो ओवरऑल यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। तीनों के लिए सेम ही है। पहले तो देखो लेक्चर्स सबसे पहले करना है आपको एंड अगर आप ऑफलाइन वाले हैं तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो करा रहे हैं चीज़ें एंड हर टीचर अच्छा ही कराता है, मतलब एक एटलीस्ट इतना तो कराता है कि आपका सिलेबस का पार्ट तो कराते ही कराता है हर टीचर, तो उसको फॉलो करना है। फिर ये नहीं करना कि आप ऑफलाइन भी कर रहे हो फिर ऑनलाइन में लेक्चर्स भी देख रहे हो, डबल टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप तो अपना देख लो कि आपको ऑफलाइन सही लग रहा है फिर ऑनलाइन सही लग रहा है, तो किसी एक को ही फॉलो करना है। एंड जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन जैसे कि यकीन बैच होता है और 2.0 3.2 बहुत सारे बैचेज हैं, तो फिर बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज़ को फॉलो करें किसको ना फॉलो करें। एक तो सबका एक्सेस भी मिल जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो टीचर्स को जो सही लगे आपको, उसको फॉलो करना है, उसके लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने, सब कुछ अच्छे से करना है। एंड पर्सनली मुझे फिजिक्स के लिए एम आर सर के अलावा कोई भी पसंद नहीं आया। फिजिक्स के लिए एम आर सर, बाकी आप देख लो और भी टीचर्स हैं फिजिक्स के लिए अच्छे, जो सही लगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एम आर सर को फॉलो करना है, बट मेरे को ये था कि मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फिजिक्स के लिए एम आर सर ही थे, फिर मैं और कुछ नहीं करती थी। तो देखो ये हो गया लेक्चर्स की बात। उसके बाद आपने नोट्स बनाए, वो आपके रेडी होने चाहिए, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। एंड उसके बाद अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल चलेगा, हर कोचिंग का मॉड्यूल एक जैसा ही होता है, कोई भी कोचिंग हो, फिजिक्स वाला का हो, एलन का हो, आकाश का हो, कोई भी हो चलेगा, तो मॉड्यूल करना है। अभी आपके पास टाइम है तो आप इतना कर सकते हो, तो मॉड्यूल करना ही करना है। एंड उसके बाद आपके पास PYQ का एक बुक होना मस्ट है। देखो PYQ होना क्यों मस्ट है, क्योंकि देखो जो पेपर आ रहा है आपको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं आप बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि मैंने देखा ना ऐसे बच्चे हैं जो SC वर्मा एंड अच्छी अच्छी बुक से क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट जब ये नीट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सिली मिस्टेक से सब पूरा गड़बड़ कर देता है उनका मार्क्स। तो वो सिली मिस्टेक्स, क्योंकि नीट में ना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट ये है कि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो PYQs देखना मस्ट है। तो PYQ की एक बुक ज़रूर। एंड बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं PYQs के लिए कौन सी बुक्स करें कौन सी बुक्स ना करें, तो मेरे पास ओसवाल बुक्स की ये बुक है 37 ईयर्स नीट UG की, तो आप ये बुक देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की बुक है ये। एंड मैं आपका इसका रिव्यू भी दिखा देती हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं, तो आप ये बुक देख सकते हैं। 37 ईयर नीट PYQ की बुक है, ओसवाल बुक। मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ क्या क्या अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो जो नीट 2024 का पेपर हुआ था वो इंक्लूड कर रखा है 5 मई को, एंड उसके साथ ही इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसका प्रॉपर। एंड साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक वाइज कवर कर रखा है चैप्टर्स को, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में पहले टॉपिक 1 उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, एंड इवन स्कैन कर सकते हैं आप QR कोड को, आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एंड साथ ही जैसे टॉपिक 2 टॉपिक 3 कवर कर रखे हैं, एंड उसके साथ ही PYQ जैसे टॉपिक 1 पे जो PYQ पास्ट ईयर में आपके सारे कवर कर रखे हैं, फिर ऐसे टॉपिक 2 पे जितने भी PYQ सारे कवर कर रखे हैं, एंड इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको पूरा डिटेल। एंड साथ ही साथ आपको माइंड मैप्स मिलेगा, आप देख सकते हैं माइंड मैप्स, एंड निमोनिक भी इंक्लूड कर रखा है जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। एंड उसके साथ ही आप ये देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस, हर चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है कि पास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, पूरा दे रखा हुआ डिटेल एनालिसिस। एंड
अभी बुक चेकआउट कर सकते हैं, 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। एंड इवन इसका केमिस्ट्री एंड बायो भी मिलेगा आपको साथ में। एंड आप तो अब आगे बात करते हैं आप और आपको क्या करना चाहिए। एंड सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं थोड़ा। सब्जेक्ट वाइज देखो, बायो में आपको सबसे पहले करना है एनसीईआरटी। लेक्चर्स देख लिए, एनसीईआरटी को साथ में रखो अपने लेक्चर्स के साथ। एनसीईआरटी मस्ट 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 है, क्योंकि देखो नीट में ना एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाली लाइनें डाल देते हैं एंड नोट्स में आपके एनसीईआरटी वाली लाइन नहीं होती, तो कभी कभी उसको वो करना थोड़ा टफ हो जाता है, याद करना कि हाँ ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो एनसीईआरटी में आप जब देखते रहोगे तो आपको इजीली ऑप्शंस इजीली स्ट्राइक करेगा। एनसीईआरटी की लाइन जब आएंगी ना पेपर में तो इजीली स्ट्राइक करेगा, तो बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। एंड मेरे को ये ऐसा था कि मैं 10 जगह अगर मेरी चीज़ें होती ना तो मैं इतना याद नहीं रख पाती एंड मेरे को रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को ये था कि मेरे को अपनी चीज़ें कॉन्साइज रखनी थी। स्टार्टिंग से मैं ये माइंड में रखती हुई चल रही थी कि मेरे को मटेरियल कॉन्साइज रखना है, कॉन्साइज रखना है। एंड ये माइंड में रखना कि आपके पास जब लास्ट का 1 वीक होगा, 10 दिन होंगे, 1 महीना होगा, तो आपको सब कुछ रिवाइज भी करना है। आपने लेक्चर्स बना लिए, नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको सब कुछ रिवाइज भी करना है। कैसे आप 1 हफ्ते जब बचे हो आप कैसे चीज़ों को करोगे, तो ये माइंड में रखना है। एंड मैं ये स्टार्टिंग से माइंड में रखी थी, ये नहीं कि लास्ट में आके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, नहीं, स्टार्टिंग में ही माइंड में रखना है। तो मैंने स्टार्टिंग में माइंड में ये रखा कि मेरे को कॉन्साइज रखना है। तो मैंने बायो के लिए क्या किया, ऐसा था कि लेक्चर्स देख रही हूँ, बट ये है कि मैंने लेक्चर्स के लिए सबके लिए एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाए। मैंने क्या किया, जैसे प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, ये इजी चैप्टर्स थे, मतलब मेरे लिए इजी थे, तो मैंने पेजेस लिए, कुछ जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हो गई, उसमें लिख लिया। एंड एनसीईआरटी है कि उसके बीच में ऐड कर लिया। मैं आपको ये दिखा दूँगी, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूँगी, आप देख लेना। एंड टेलीग्राम आईडी में आपको लिंक दे दूँगी कैसे किया था मैंने बायो में। तो ये बायो के लिए किया था मैंने। कुछ चीज़ें जैसे कि जेनेटिक्स वगैरह हो गई, इनके लिए मैंने सेपरेट नोट्स पूरे बनाए थे अच्छे से, क्योंकि कंसेप्चुअल वाली है, एनसीईआरटी में बनाते तो बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं। तो ये हो गया प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के लिए मैंने उसी में ऐड कर लिए थे। तो ये था कि मेरे को जब लास्ट का 1 वीक होगा ना, स्टार्टिंग से तो मैं रिवाइज कर ही रही थी बार बार, और लास्ट के 1 वीक में फटाफट देखना है मुझे, तो सिर्फ मेरे को एनसीईआरटी देखनी थी। तो ये हो गया बायो के लिए, तो ये माइंड में रखना अपने। एंड फिजिक्स के लिए ये है कि शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स मतलब कि ये है कि फार्मूला, क्योंकि जब आपके इतने सारे नोट्स हो जाएंगे ना तो उसमें एग्जैक्ट वही फार्मूला चैप्टर के सारे ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ये करते हुए चलना, जैसे कि आप कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, फार्मूला आया तो एक शीट रखते हुए चलो, उसको उसमें नोट कर लिया, कुछ चीज़ें और आई उसको उसमें नोट कर लिया, तो वो साथ ही साथ बन जाएगा। ये नहीं कि आप अलग से टाइम निकाल के बैठे हो। बहुत बताऊँ, जब ऐसे करो ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, कि मतलब आपके पास पूरा चैप्टर कर लिया और फिर हम टालते भी जाते हैं कि अभी बाद में बनाएंगे, शॉर्ट नोट चैप्टर तो कर लिया, फिर कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, टाल भी देते हैं, तो नहीं बन पाता। और इवन उस वक्त फिर बहुत टाइम भी लग जाता है बनाने में। तो ये करना कि साथ साथ ही एक शीट रख लेना, उसे ऐड करते हुए चलना, तो ये आपके फिजिक्स के फार्मूला शॉर्ट नोट साथ में तैयार हो जाएंगे। एंड इवन ये करना कि जब आप क्वेश्चंस करो ना जैसे लेक्चर्स से, तो पहले खुद सॉल्व करना, पेंसिल से करना। खुद सॉल्व हो जा रही है तो पेंसिल से ही रहने देना। उसके बाद अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं हुआ देन पेन यूज़ करना एंड मार्क कर लेना वहीं पे कि हाँ ये आपके फर्स्ट टाइम आपसे खुद से सॉल्व नहीं हुआ। सो डेट जब आप रिवीजन करोगे ना तो आप उस पर फोकस करना ज़्यादा। जो खुद से हो गया वो आपसे ये है कि चांसेस 90% चांसेस है कि आप नेक्स्ट टाइम भी कर ही लोगे वो, बस कभी कभी देख लेना उसे भी, बट है कि जो नहीं हुए उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपका स्टार्टिंग से ही ना सेग्रीगेट होते हुए चलेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको। एंड फिजिक्स के लिए करना है। एंड केमिस्ट्री के लिए देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों का अलग अलग तरीका करने का। फिजिकल के लिए एज इट इज जैसे फिजिक्स कर रही है वैसे ही करना है फिजिकल के लिए। एंड बाकी ऑर्गेनिक के लिए आपके पास पूरी नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना अपने, जैसे कि जीओसी हो गया। एंड IUPAC और आइसोमेरिज्म में इतना ज़्यादा टाइम मत देना, एक बेसिक वाला कर लेना क्योंकि बेसिक आता है। एंड आई नो लेक्चर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा करा देते हैं, तो लेक्चर्स कर लेना बट इतना ज़्यादा फोकस मत करना उस पर कि हाँ IUPAC बड़े बड़े करने में लगे हो, आइसोमेरिज्म करने लगे हो। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं आता उससे, बट हाँ कर लेना। एंड उसके बाद GOC और GOC 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 और मैंने किया था कि GOC 1 और GOC 2 मेरा जो नोट्स है ना वो इतने अच्छे थे कि मैंने इतने अच्छे से कर रखा था कि मेरे को जो चैप्टर वाले क्वेश्चन थे जैसे कि हाइड्रोकार्बन ये सब, वो करने में बहुत कम टाइम लगता था। वो सिर्फ 2-3 पेज में ही जाता था क्योंकि GOC 2 पूरा कवर कर लेता था मेरा। एंड वो नोट्स भी मैं इस टेलीग्राम पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना उसके लिए।
तो मतलब कि अपने नोट्स पूरे तैयार कर लेना चाहिए ऑर्गेनिक के, क्योंकि ऑर्गेनिक को नोट जितनी बार करोगे ना उतना अच्छा होगा। एंड क्वेश्चंस ऐसा ऑर्गेनिक के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने नहीं किए, क्योंकि टीचर्स जो कराते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, टीचर्स वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हीं को बार बार करना एंड बस वो खुद माइंड में करना कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये नहीं सीधा आंसर्स देख दिया नहीं। और ऑर्गेनिक एक ही तरीके से नहीं होती, कई तरीके से जाती है, तो आप उसका अलग वे सोचना, ऐसे भी कर सकते थे, इस स्टेप को यूँ भी लेके जा सकते थे, तो खुद दिमाग लगाना उसमें, एनालाइज करना है। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी एंड किसी एक टीचर को फॉलो करना, उसके सारे नोट्स लिख लेना जितना भी है। एंड मोहित दीक्षित सर इज़ द बेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक, मेरे को इनऑर्गेनिक के लिए वही बेस्ट लगे एंड तो उनको फॉलो करना अच्छे से। एंड फिर एनसीईआरटी करना, बस यही है। और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी करना है। एंड फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी एज सच नो नीड, एटलीस्ट अभी आपको सिलेक्शन के रेंज में आना है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं। फिर से लास्ट में बता रही हूँ मैं, अपना मटेरियल कंसाइज करना, ज़्यादा मत भटकना, लास्ट में जाके फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं मुझे स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, फिर बस गिल्ट रह जाएगा आपके पास, आप हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो अभी ये मेरी बात मान लो, मटेरियल कंसाइज रखना है और एक स्टेप को फॉलो करना है। लेक्चर देख लिया, PYQ कर लिया एंड एनसीईआरटी भी कर लिया एंड सेग्रीगेट करते हुए चलो चीज़ों को स्टार्टिंग से। एंड मेक श्योर आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो। एंड ये दिमाग में रखना कि आपको कंसाइज रखना है, आपको लास्ट के मंथ में रिवीजन कैसे करनी है, इस तरीके से अपना नोट सब कुछ प्रिपेयर करते हुए चलें। एंड वन लास्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती बिल्कुल मत करना। बच्चे ये गलती बहुत करते हैं कि सोचते हैं कि सिलेबस दिसंबर तक एंड कर देंगे, फिर रिविज़न करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना ये, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि जब सिलेबस आपका ख़त्म हो गया, लेक्चर्स देख लिए अच्छे से कर लिया दिसंबर तक, बट उसके बाद फिर आप जब रिवीजन करने बैठते हो ना, आपको लगेगा कुछ नहीं आ रहा, आपको सब कुछ न्यू है, फिर आप पैनिक करते हो, फिर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, दोबारा करना पड़ेगा ड्रॉप, नहीं आ रही चीज़ें, एंड फिर पैनिक के अलावा कुछ नहीं करते आप, एंड रिवीजन भी नहीं पाती, जो सिलेबस कर रखा है दो धरा का धरा रह जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी, ये नोट कर लो, ये पॉइंट, ये एक बच्चे करते हैं। बहुत मैसेज आए थे मेरे पास लास्ट ईयर यही कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया बट रिवीजन नहीं हो पा रही। आपका सिलेबस दिसंबर की जगह जैन या फेब में ख़त्म हो सकता है, इतना डिले होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप अगर आपकी रिवीजन साथ साथ चल रही है ना, तो आपने सब कुछ तो कर लिया। फिर मान लो आपके फेब तक हो गया, आपका सिलेबस भी हो गया, रिवीजन भी साथ साथ करते हुए है, अब आपको टेस्ट ही तो देने हैं। तो ये है कि सिलेबस और रिवीजन दोनों साथ में चलना चाहिए। सिलेबस किसी दिन 90% किया, किसी दिन 20% रिवीजन की, किसी दिन 50% सिलेबस किया, 50% रिवीजन की, तो ये बैलेंस करते हुए स्टार्टिंग से ही चलना है। एंड मैंने फिर कह रही हूँ कि सिलेबस एक दो मंथ डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट रिवीजन साथ साथ चलनी चाहिए। एंड फिर मार्च और अप्रैल में अच्छे से टेस्ट देना अपना। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। पता नहीं कैसे लॉन्ग हो जाती है वीडियो, शॉर्ट रखना चाहती हूँ बट लॉन्ग हो जाती है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।